सर हमने लास्ट क्लास में जो है वो कवर करने की कोशिश की थी उन एसेट्स को जो कि नॉन मॉनेटरी हैं, ठीक है जी, और नॉन मॉनेटरी हैं लेकिन किस तरह के, क्या डिस्कस किया था हमने कि नॉन मॉनेटरी एसेट्स क्या IAS 21 के एम्बिट में आते हैं आते नहीं आते हैं सर? सर हमने डिस्कस ये किया था कि हमारे पास अगर नॉन मॉनेटरी एसेट्स हैं या नॉन मॉनेटरी आइटम्स हैं, पेन दूसरा ला दिया, जोर लगाना पड़ रहा था सर। नॉन मॉनेटरी आइटम्स हमने पढ़ा था दो टाइप के, एक कैरीड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट, एक कैरीड एट फेयर वैल्यू। ऐसा फिर मुझे एक बात बताओ, कैरीड एट फेयर वैल्यू भी दो टाइप की है कि फेयर वैल्यू डिटरमिन होती हो किसमें, इन लोकल करेंसी, और फेयर वैल्यू डिटरमिन होती हो इन फॉरेन करेंसी। ऐसा हमने डिस्कस किया था कि सर इसको हमने फॉरेन करेंसी के लिए कंप्लीट इग्नोर करना, ठीक है जी, एक दफा रिकॉर्ड हो गया, इसको हमने फिर दोबारा देखना ही नहीं। हमने डिस्कस किया था इसको भी हम फॉरेन करेंसी के लिए कंप्लीटली क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। क्यों? एक दफा रिकॉर्ड हो गया और सब्सिक्वेंटली इसकी फेयर वैल्यू कैसे डिटरमिन हो रही है लोकल करेंसी में, तो उसका मतलब है इसका फॉरेन करेंसी का कोई एक्सपोजर नहीं है। फॉरेन करेंसी में दोबारा ना ये रिवैल्यू होगा कभी, ना फॉरेन करेंसी को देखने की जरूरत है। एक सिनेरियो है जहां आपको फॉरेन करेंसी को देखना पड़ेगा, ठीक है जी, कि अगर आपके पास जो फेयर वैल्यू है वो डिटरमिन हो रही हो किसमें, फॉरेन करेंसी में, तो ऐसे नॉन मॉनेटरी एसेट्स को आपने फिर लिफ्ट करानी है। और कैसे लिफ्ट करानी है, आओ जरा छोटी सी एक एग्जांपल देखें, बिल्कुल ब्रीफ से एक एग्जांपल देखेंगे, फिर इसको हम एक पास्ट पेपर्स का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आए जरा दोस्त, अज्यूम करें सर मेरे पास एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, तो जल्दी से पूछ लो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या होती है। वो लैंड और बिल्डिंग जो आपने किससे खरीदी हो, वो लैंड और बिल्डिंग जो आपने कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए खरीदी है, ठीक है जी, वो क्या हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को डे 1 पे रिकॉर्ड कैसे करते हैं, कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं, और सब्सिक्वेंटली फेयर वैल्यू पे भी कर सकते हैं, कॉस्ट पे भी कर सकते हैं। ऐसा ये बात समझ आती है? 2 मिनट के लिए अज्यूम करो हमने एक बिल्डिंग खरीदी है, से हमने बिल्डिंग खरीदी है सोमालिया में। कहां पर? हमने कहा भाई एक दिन ऐसा आएगा कि सोमालिया जो है वो दुनिया में एक अच्छा मुल्क बन जाएगा और जो हमारी प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू सिग्निफिकेंटली बढ़ जाएगी। तो हमने सोमालिया में जो प्रॉपर्टी खरीदी है ना, वो हमने खरीदी है से $10,000 की या से $12,000 की। ये हमने खरीदी है से 1 जनवरी 2019, ठीक है जी। कितने की? $10,000 की, ठीक है जी, $12,000 की, ठीक है जी। अब $12,000 की जो प्रॉपर्टी हमने खरीदी है सर, आज के दिन डॉलर का रेट, आज के दिन डॉलर का रेट है 150 रुपए, सर करंट वाले रेट लेकर अच्छे 205 रुपए पर $, ठीक है जी। ऐसा है। अब बताओ सर ये प्रॉपर्टी है सोमालिया में, और अज्यूम करो हमने उसको डॉलर्स में ही रखना है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, फेयर वैल्यू पे रखेंगे, डॉलर्स में रखेंगे। तो मुझे एक बात बताओ, मैं इस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को रिकॉर्ड करूं आज? हाँ सर रिकॉर्ड करें, कैसे, एंट्री क्या पास करूं सर? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कितने से सर? 12,000 इंटू 205 कितना आ रहा है? 2.46 मिलियन। और अपेरेंटली ये प्रॉपर्टी आपने खरीद ली और अब आप डॉलर के रिस्क के सामने एक्सपोज नहीं हो। अब डॉलर बड़े कम हो, आपकी प्रॉपर्टी में कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन एक प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम ये कि सर हमने इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के लिए जो मॉडल यूज करना है वो फेयर वैल्यू मॉडल यूज करना है, और ये है किस मुल्क में? सोमालिया में। अब अज्यूम करते हैं वहां पर हमने प्रॉपर्टी की वैल्यू डिटरमिन किसमें करनी है, डॉलर्स में करनी है। किसमें डिटरमिन करनी है मुझे बताओ, क्या ये नॉन मॉनेटरी आइटम है? यस। क्या ये फेयर वैल्यू में कैरी हो रहा है? यस। क्या इसकी फेयर वैल्यू फॉरेन करेंसी में डिटरमिन हो रही है? यस। अब सुनो जरा दोस्त, हुआ क्या जी, कौन सी डिस्टॉर्शन आ रही है यार? एक मिनट रुक जाओ भाई, ये रोज की जो है ना एक छोटी छोटी भाई की जो है वो फरमाइश है।
अब आवाज आ रही है मेरे भाई? क्या आवाज क्लियर आ रही है? फैन की आवाज आ रही है बस, आने दो ना फैन की आवाज। तो इस पे मारो ना, आपको तो नहीं लग रहा ना? पूरे मोमेंटम की ना चटनी बन जाती है आफ्ताब भाई। यहाँ देखिए आप, अब मुझे एक बात बताएं सर, हमारे पास आ गया 31 दिसंबर 2019 आ गया। जब 31 दिसंबर 2019 आया ना, और तो सुनना, मुझे बताएं मेरे पास इस प्रॉपर्टी की वैल्यू $14,000 होगी। कितने? अच्छा, डे वन पे कितनी थी पहली जनवरी को? 12,000। अच्छा, डॉलर भी बढ़ के 215 रुपए का हो गया। अब दो चीजें चेंज हुई, एक तो प्रॉपर्टी की वैल्यू डॉलर टर्म्स में बढ़ी है और फिर डॉलर भी महंगा हो गया, ऐसा। तो जो डॉलर टर्म्स में वैल्यू बढ़ी है, आपको नहीं लगता ये फेयर वैल्यू का गेन है, ऐसा? और जो डॉलर का रेट बढ़ा है, आपको नहीं लगता ये फॉरेन करेंसी का गेन है, ऐसा? तो सर कैसे रिकॉर्ड करें इसको? दो गेन हुए यहाँ पे, हमारी प्रॉपर्टी $12,000 से बढ़ के $14,000 पे जा चुकी है, और एट द सेम टाइम डॉलर 205 रुपए से बढ़ के 215 रुपए पे आ चुका है। दो गेन्स हुए, दो गेन्स हुए। सुनना जरा गौर से मैं क्या कह रहा हूँ। स्टैंडर्ड आपको ये कहता है कि अगर एक नॉन मॉनेटरी आइटम, कौन सा नॉन मॉनेटरी आइटम, कैरी होता हो किसके ऊपर? फेयर वैल्यू पे। फेयर वैल्यू डिटरमिन होती है किस पे? छोड़ दो मोबाइल, छोड़ दो। फेयर वैल्यू डिटरमिन होती है किस पे? फॉरेन करेंसी में। तो आपने फॉरेन करेंसी का गेन भी वही डालना है जहां फेयर वैल्यू का गेन डालोगे। फॉरेन करेंसी का गेन भी, क्या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का फेयर वैल्यू का गेन पीएनएल में जाता है? क्या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के फेयर वैल्यू का गेन पीएनएल में जाता है? यस सर। तो सर इसका फॉरेन करेंसी का जो एक्सचेंज गेन है वो भी कहां जाना चाहिए? वो पीएनएल में जाना चाहिए, ऐसा। अगर ये पीपी होता तो पीपी की रीवैल्यूएशन कहां जाती है? वो सीआई में जाती है, तो उसका फॉरेन करेंसी का गेन भी कहां जाता? तो आप बताओ सर, नॉन मॉनेटरी आइटम अगर फेयर वैल्यू पे कैरी होते हैं और फेयर वैल्यू फॉरेन करेंसी में डिटरमिन होती है, तो जहां उनका फेयर वैल्यू का गेन जाएगा वहीं उनका एक्सचेंज गेन भी जाएगा। मॉनेटरी आइटम्स का क्या होता है? मॉनेटरी आइटम्स का एक्सचेंज गेन अनकंडीशनली पीएनएल में जाता है। किसमें? अनकंडीशनली। चाहे कुछ भी हो, कोई भी मॉनेटरी आइटम, चाहे फेयर वैल्यू पे कैरी होता हो नहीं होता हो, भाड़ में गया, पूरे का पूरा एक्सचेंज गेन कहां जाएगा? क्या नॉन मॉनेटरी आइटम का एक्सचेंज गेन भी पीएनएल में जाता है? नहीं सर, ये डिपेंड करता है कि नॉन मॉनेटरी आइटम का फेयर वैल्यू का गेन कहां जा रहा है, एक्सचेंज गेन भी वहीं जाएगा, ऐसा है। नॉन मॉनेटरी आइटम जो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे कैरी होते हैं उनका एक्सचेंज गेन कहां जाएगा? नॉन मॉनेटरी आइटम जो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे कैरी होते हैं उनका एक्सचेंज गेन कहां जाएगा? कहीं पे भी नहीं जाएगा। क्यों सर? सीधी सी बात है, वो फॉरेन करेंसी के लिए मेजर ही नहीं होते, ऐसा। नॉन मॉनेटरी आइटम सर जिनका फेयर वैल्यू लोकल करेंसी में डिटरमिन होता है, उनका एक्सचेंज गेन कहां जाएगा? कहीं नहीं जाएगा सर। नॉन मॉनेटरी आइटम जो फेयर वैल्यू पे कैरी होते हैं और फेयर वैल्यू का गेन ओसीआई में या पीएनएल में जाता है, तो फॉरेन करेंसी का गेन भी कहां जाएगा? ओसीआई या पीएनएल में जाएगा, ऐसा है। अब मेरे बच्चों मुझे एक चीज ये बताओ और सुनो, जो $12,000 $14,000 पे बात गई है, ये गेन भी हमने कहां डालना है? पीएनएल में डालना है सर। और 205 और 215 के बीच का जो गैप है, ये भी आपने कहां डालना है? पीएनएल में डालना है सर। जब दोनों ही पीएनएल में डालने हैं, तो दोनों को बाइफरकेट करने की जरूरत है? नहीं, एग्जाम में आप बाइफरकेट नहीं करोगे। फेयर वैल्यू का गेन अलग, एक्सचेंज गेन अलग, ये बाइफरकेट नहीं करोगे। लेकिन कुछ केसेस आगे हम ऐसे पढ़ेंगे जहां पर फेयर वैल्यू का गेन कहां जा रहा होगा? ओसीआई में जा रहा होगा, एक्सचेंज गेन पीएनएल में जा रहा होगा, आगे आ रहा है। तो हम इसको बाइफरकेट करना सीख लेते हैं। और गंदा हमारा जी, हम क्या करते हैं, इसको बाइफरकेट करना सीख लेते हैं। मुझे बता, डॉलर्स कितने डॉलर की प्रॉपर्टी थी? बढ़ के कितने हो गए? आपने हमेशा अज्यूम करना है ये $2,000 जो चेंज हुए, जो इंक्रीज आया, जो गेन आया, ये लास्ट डे पे आया है। ये आपने क्या करना है? अज्यूम करना है। किस डे पे आई है? तो मुझे बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि फेयर वैल्यू गेन कितना, क्या जवाब दोगे? फेयर वैल्यू गेन है $2,000, कितने? और ये आखिरी दिन है, लास्ट डे पे, ऐसा। इसको किससे मल्टीप्लाई करो? वेरी गुड सर, 200। अब बताओ मेरे पास फेयर वैल्यू गेन कितना आ रहा है? 4,30,000। पक्का? ये कौन सा गेन है? फेयर वैल्यू गेन है, ऐसा। फिर मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, एक्सचेंज गेन। डॉलर कितने थे हमारे पास पहले? पुराने डॉलर 12,000 थे। साल के एंड तक ये 12,000 ही रहे,
यस सर 12,000 ही रहा सर, लेकिन वो तो 14 होगा ना, 2 तो आखिरी दिन है ना, साल के पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक ये $12,000 कांस्टेंट रहा है। हाँ सर, ये पहले कितने के थे, अब कितने के हो गए? तो बताओ क्या मैं एक्सचेंज गेन ऐसे निकाल सकता हूँ? $12,000 मल्टीप्लाई बाय 215 माइनस 200, 205 ना, कितना? 1,00,000। तो हमें 2 गेन हुए, कितने के? 4 30 का और 1 20 का। क्या मैं ऐसे रिकॉर्ड करूं उसको? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कितने से? 5,50,000 से। फिर फेयर वैल्यू गेन कहाँ जा रहा है? फेयर वैल्यू गेन कितना जी? यार ऊपर जाके इसको बोलो ये पेन चेंज कर दे, नहीं चल रहा। इसके साथ मैं बहुत जबरदस्ती कर रहा हूँ, बुरा लग रहा है मुझे। ऐसा है? अब बताओ दोनों गेन आपने कहाँ डाल दिए? अच्छा, ये टोटल गेन एक साथ भी कैलकुलेट हो सकता था। ठीक है जी, कैसे? प्रॉपर्टी कितने की खरीदी थी आपने? प्रॉपर्टी कितने की खरीदी थी? $12,000 और $1 कितने का था? 200। अब वैल्यू कितनी हो गई है? $14,000। $1 कितने का है? 200। ये वैल्यू कितनी है? ये कितनी है देखो, ये 2.46 मिलियन है और ये 3.01। पक्का? डिफरेंस देखो कितने का है? 550। ऐसा है? क्या ये 550 का गेन डायरेक्ट निकाला जा सकता था? अब बताओ पेपर में कौन सा तरीका यूज करोगे, ये वाला या नीचे वाला? हमेशा नीचे वाला, हमेशा नीचे वाला। आसान। ओपनिंग वैल्यू इनटू ओपनिंग डॉलर्स, डॉलर का रेट जो है, नीचे क्लोजिंग वैल्यू इनटू क्लोजिंग डॉलर का रेट, और गेन निकालोगे डायरेक्ट। ये वाला तरीका आपको आना चाहिए, क्योंकि आगे जब मैं आपको IAS 21 को IFRS 9 के साथ पढ़ाऊंगा तो वहां आपको ये पता चलेगा कि कुछ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं जिनका फेयर वैल्यू का गेन OCI में जाता है और एक्सचेंज गेन PL में जाता है, तो वहां फंसेंगे, वहां पे बाइफरकेट करना आना चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया बाइफरकेट करने का सबसे आसान तरीका क्या है। जो फेयर वैल्यू का गेन आया डॉलर टर्म्स में, वो क्या अज्यूम करोगे, किस दिन आया? लास्ट डे पे आया, और फिर क्या करोगे, उसको क्लोजिंग रेट से मल्टीप्लाई कर दोगे। और सर एक्सचेंज गेन कैसे निकालोगे? जो ओपनिंग डॉलर्स है वो पहले कितने के थे, और ओपनिंग डॉलर्स साल के एंड में कितने के, कर लोगे मैनेज? सर इसको कॉपी करें तो मैं एक छोटी सी एग्जांपल और दूं, फिर मैं पास पेपर का क्वेश्चन करा दूं। शाबाश, शुरू हो जाए दोस्त। 3 मिनट का जो है वो सर मुझे एक बात बताएं, मैंने डे 1 पे 1 मई को प्रॉपर्टी रिकॉर्ड की होगी, कैसे रिकॉर्ड की होगी? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कितने से? सर $60,000 इंटू 200, कितना? 12.12 मिलियन। ऐसा बेटा? फिर मेरे बच्चों मेरे पास से कैश चला गया। इसके बाद सर मेरे पास 31 दिसंबर का टाइम आया। 31 दिसंबर पे बड़ा आसान है सर, मेरे पास $60,000 सर जो 202 के थे 222 पे चले गए। ऐसा मैं ऐसे कर लूं, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 222 और 60,000 मल्टीप्लाई बाय 202, कितना आ रहा है गेन? एक्सचेंज गेन कितना? हाँ 1.2 मिलियन। पक्का सही करे लड़का? और इसी तरह सर मेरे पास फेयर वैल्यू गेन, सर मेरे पास 70,500 माइनस मल्टीप्लाई बाय आखिरी दिन ही आया, कितना?
2 पॉइंट का सर टोटल कितना हो गया? अब मैंने अपने पास एंट्री पास की होगी दिसंबर पे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कितने से, और ऐसा है मेरे बच्चों, पक्का? अच्छा जी, ब्रेक से आगे छोटे कॉन्सेप्ट और जाए, बोर्ड में देखिएगा दोस्त। अगर मैं एक सवाल बनाऊं जिसमें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदूं, कुछ पैसे एडवांस दूं, कुछ पैसे डिलीवरी में दूं, कुछ पैसे बाद में दूं, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को साल के एंड में रिवैल्यू भी कराऊं, कर लोगे ना? ऐसे ही ना? आओ जरा एक छोटा सवाल और देखते हैं। बेटा आप जो चीज समझा रहा हूं ना, यहाँ फोकस करना है, ठीक है? अब एक कॉन्सेप्ट है, समझना है, फिर उस पर हमने सवाल देखना है, ठीक है? बोर्ड में देखो, छोड़ो सारी चीजें, कॉपी कर लिया ना, सारी चीजें छोड़ के यहाँ फोकस कर, छोड़। हम बात कर रहे हैं किसकी? रेंट इनकम की। और सुनना मेरे बच्चों, देखो एक प्रॉपर्टी में रेंट पे देता हूँ ना, 1 जनवरी से ये प्रॉपर्टी रेंट पे होती है, ऐसे मिसाल के तौर पर 31 दिसंबर, ऐसे ही मैंने क्या किया सर, रेंट तय किया 2000 यूएस डॉलर। कितना? 2000 यूएस डॉलर, ये मानते हो? अब एक बात बताओ सर, ये पूरे साल मकान रेंट पे रहा, छोड़ अल्लाह के वास्ते, इधर सर 2000 डॉलर्स पे ना मैंने एक मकान रेंट पे दिया कि मुझे 2000 डॉलर मिलेंगे, कब मिलेंगे? साल के एंड पे मिलेंगे, जब पूरा साल गुजर जाएगा। ठीक, साल के स्टार्ट पे यूएस डॉलर था सर 200 रुपए में, साल के एंड पे यूएस डॉलर हो गया 210 रुपए में, और हमारे पास एवरेज रेट था 209 रुपए। ठीक है, अब बताओ मेरे बच्चों, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं इन 2000 डॉलर्स की इनकम को मैं कैसे रिकॉर्ड करूंगा? एवरेज रेट पे कैसे रिकॉर्ड होगा वो देखो, मैं 31 दिसंबर पे एक एंट्री पास करूंगा, रेंट रिसीवेबल डेबिट, पता है कितने से? 2000 डॉलर्स इंटू 209, एवरेज रेट क्या आएगा? एक सेकंड 31 दिसंबर एंट्री क्या पास किया आपने? सर मेरे पास रेंट रिसीवेबल डेबिट, सर मेरे पास 2000 इंटू आंखें खोल के 209, कितना? 4,18,000, पक्का? मिलियन कहां से आ गया? और सर मेरे पास रेंट इनकम कितने से? 4 लाख। सर इसके फौरन बाद एक बंदा आया, उसने हमें रेंट पकड़ा दिया, जब रेंट पकड़ाया होगा वो भी डेट कौन सी होगी? अब बता, जो हमें कैश मिला वो तो हाजिर रेट पे आएगा ना, 2000 इंटू 210, कितना? 4,20,000। सर मेरे पास से रेंट रिसीवेबल चला गया, कितना? 4,18,000। मेरे प्यारे बच्चों, और मुझे क्या हो गया? एक्सचेंज गेन हो गया, कितने का? 2000 का। क्या ये रेंट रिसीव हुआ है एंड पे? है क्या ये रेंट एंड पे रिसीव हुआ है? हाँ सर, हमने रेंटल इनकम किस रेट से बुक की? हमने रेंटल इनकम किस रेट से बुक की? एवरेज से। और एंड पे आके जब पैसा रिसीव हुआ तो जो रिसीव किया हुआ अमाउंट है और एवरेज रेट से जो रिसीवेबल बुक किया, इन दोनों के डिफरेंस को हमने क्या किया? एक्सचेंज गेन में डाल दिया। ऐसा है, यही सीखा है हमने। अब सुनो जरा दोस्त, इसी का केस 2 ना बोर्ड पे मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड पे देखना, इसी तरह का अरेंजमेंट 1 जनवरी पूरे साल का रेंट एग्री हुआ, कितने का? 2000 डॉलर्स का। वो ये कि सर जब रेंट एग्री हुआ ना, उस बंदे ने यही हमें 2000 डॉलर्स दे दिए, ये पकड़ो एडवांस रेंट। क्या दे दिया? एडवांस रेंट दे दिया। अब और तो सुनो, इधर डॉलर का रेट है कितने? 200 रुपए पर यूएस डॉलर, इधर है 210, एवरेज है 209। अब बताओ मैं इसको कैसे रिकॉर्ड करूं?
देखो जब पहले दिन ही मिल गया तो हमने क्या एंट्री पास की, कैश डेबिट कितने से, $2000 into 200 कितने, 4 लाख। और वेरी गुड सर, एडवांस रेंट लाइबिलिटी, एडवांस रेंट इज एन अनअर्न्ड रेंट, ऐसा लाइबिलिटी, लाइबिलिटी दैट इज अ मॉनेटरी आइटम, नो सर दिस इज नॉट अ मॉनेटरी आइटम, ये पैसे हमें वापस नहीं मिलेंगे, हमें इसके बदले सर्विसेज मिलेंगी, ऐसा। अब बताओ 31 दिसंबर का दिन आया, रेंटल इनकम बुक करना, एवरेज रेट से दो। मुझे बात बताओ, आपको डे 1 पे डॉलर मिल गया, खत्म हो गया ना मामला। अब आपको डॉलर मिलने तो नहीं है, रिसीव तो होने नहीं है, जो 4 लाख रुपए आपको मिले इससे ज्यादा आपको 1 रुपया नहीं मिलेगा, ऐसा है कि नहीं? जो मिल गया डे 1 पे अब खत्म। अब डॉलर का रेट बढ़ने से आपके 4 लाख रुपए बढ़ेंगे नहीं, क्या रहेंगे, 4 लाख ही रहेंगे। तो बताओ साल के एंड में सिर्फ एक ही एंट्री पास हो, वो क्या है, एडवांस डेबिट कितने से। और हम सबको पता है कि सर एडवांस को हम रीमेजर नहीं करते, याद आ रहा है, एडवांस रेंट डेबिट कितने से, और रेंट इनकम क्रेडिट कितने से। इसका मतलब है सर अगर कोई इनकम एडवांस में रिसीव हो गई और आपने बाद में उसको अप्रूव कर लिया और तरह अनर्न कोई एडवांस को आपने खत्म करके इनकम में डाल दिया, कोई फॉरेन करेंसी की रीमेजरमेंट नहीं होगी। क्यों? क्यों सर? कोई मॉनेटरी आइटम अराइज ही नहीं हुआ, मॉनेटरी आइटम अराइज होता, रिसीवेबल पेएबल, तो मैं सर इसकी रीमेजरमेंट करता। क्या एडवांस एक मॉनेटरी आइटम है? नहीं सर, एडवांस एक मॉनेटरी आइटम नहीं, ऐसा है सर। आईकैप ने 3 नंबर की सिर्फ ये 2 एंट्रीज पूछे सीएफआई, क्योंकि लोग रट्टा मार के आते हैं कि रेंट इनकम को किस रेट पे लेके जाना चाहिए, एवरेज रेट पे। उसने आपको दे दिया सवाल कि हाँ चलो भाई रेंट एडवांस में रिसीव हुआ, अब बताओ ये एवरेज रेट वाला कॉन्सेप्ट कब आएगा, जब रेंटल इनकम या इंटरेस्ट इनकम एंड पे रिसीव हो। क्या इंटरेस्ट इनकम एडवांस में आती है? ऐसा कौन सा बैंक होगा जहां जाके पैसे रखो वो कहे कि यार ये लो एडवांस में सूद ले लो, नहीं, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन रेंट के केस में ऐसा हो सकता है। तो सर आप क्या करोगे, एडवांस में रेंट रिसीव तो कर लोगे लेकिन सब्सिक्वेंटली उसको रीमेजर नहीं करोगे। बताओ रेंटल इनकम को कब एवरेज रेट पे रीमेजर किया जाता है? सर जब वो एंड में रिसीव होती है, ऐसा है। क्या मैंने आपको प्रॉपर्टी को खरीदना या प्लांट को खरीदने का एडवांस, डिलीवरी और पेबल ये वाला कॉन्सेप्ट करा दिया? क्या मैंने आपको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को रीमेजर करने का फॉरेन करेंसी में कॉन्सेप्ट करा दिया? क्या मैंने आपको रेंटल इनकम का कॉन्सेप्ट करा दिया कि एंड में रिसीव हो तो क्या ट्रीटमेंट है, एडवांस में रिसीव हो तो क्या ट्रीटमेंट, ऐसा है? क्या मैं आपको ये सारी चीजें मिला के बड़े क्वेश्चन में दे सकता हूँ? ताकि देखते रहो, ठीक है, राइट है। बढ़ू मैं आगे। चलो आओ बेटा, एक सवाल करते हैं। सवाल आसान है लेकिन चीजें उससे बहुत सारी है। ये कौन सा लिमिटेड है? कैंगरू नहीं है, कंगारू है। ये आईकैप का सीए फाइनल का क्वेश्चन है, ठीक है। अटेम्प्ट इसकी शायद 2018 है शायद। मैं इसको रीड करता हूं सर, कंगारू को। ये कहना जी, कंगारू लिमिटेड अ पाकिस्तान बेस्ड कंपनी इज प्रिपेयरिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017। ये हमारा ईयर एंड आ गया सर, ठीक है जी। द कंपनी परचेज्ड एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इन यूनाइटेड स्टेट्स फॉर $2.6 मिलियन। इसको मिलियंस में रहने देना, 0 यूरो मत लगाना, ठीक है, ताकि आपकी कैलकुलेशन सुकून से गुजरे। 10% इसमें हमने पैसा एडवांस में दिया, ये सारे बुक में अवेलेबल होंगे, टेंशन नहीं लो, ठीक है। 10% एडवांस है और एडवांस एक डबल मॉनेटरी आइटम है, ऐसा नहीं सर। फिर 70% कब दिया हमने? डिलीवरी पे। और 20% हमने क्या किया होगा, रिमेनिंग है जो हमने बाद में दिया होगा, ऐसा बाद में। सर यहाँ 20% तो आ नहीं रहा, रिमेनिंग तो 20 ही होगा ना।
अच्छा, फिर अभी हम 2017 में ही हैं। उसने कहा ऑन 1 सितंबर 2017 द कंपनी रेंटेड आउट दिस प्रॉपर्टी एट अ एनुअल रेंट ऑफ $0.24 मिलियन, ठीक है जी, एंड रिसीव्ड फुल अमाउंट इन एडवांस ऑन द सेम डेट। एक और एडवांस आ गया सर यहाँ पे, इसकी ट्रीटमेंट देखनी है आप। अभी आपने पढ़ा कि रेंट एडवांस में रिसीव हो जाए तो हम उसको रीमेजर नहीं करते। फिर उसने कहा जी हमारा जो प्रॉपर्टी है वो फेयर वैल्यू मॉडल पे कैरी होता है, और 31 दिसंबर को इंडिपेंडेंट वैल्यूअर ने जो फेयर वैल्यू बताई है वो $2.5 मिलियन है। खरीदी कितने की थी और एंड पे कितने की आ गई है? 2.5 की। तो वैल्यू गिरी होगी? नहीं सर, आप डॉलर्स में देखोगे तो वैल्यू बढ़ी हुई होगी। फिर उसने कहा जी हमारे जो डॉलर्स के रेट है 100 रुपए, 105, 108, 110 और 16। मुझे बता इसमें कितनी इनकम ऐसी हैं जो एवरेज रेट से बुक होनी है? वो कौन सी? क्या रेंट इनकम इधर एवरेज रेट से बुक होगी? एब्सोल्युटली नॉट। क्यों? रेंट किस पे रिसीव हुआ है? एडवांस में। तो यहाँ एवरेज रेट का कोई भी काम, लेकिन एग्जामिनर को खामखा की उंगली, उसने कहा जी एवरेज रेट इस तारीख से इस तारीख तक ये, इस तारीख से इस तारीख तक ये, भाई मट्टी पाओ, ये हमने इस्तेमाल ही नहीं करना है। बाकी के ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्रीज पास करके दे दें, 11 मार्क्स का क्वेश्चन है। शाबाश। नहीं नहीं, मंथ का स्लैब कभी भी नहीं होता, हम पूरे साल का एवरेज रेट देते हैं इसमें। हाँ, पैसे तो तुम्हें पूरे एडवांस मिले, उसमें से रेंटल इनकम में सब तुम 4 महीने की रेंटल इनकम डालो। 3 नहीं ना, 4 महीने, 1 सितंबर से। ये 3-4 महीनों का काम भी एग्जाम में बहुत खराब होता है, तो ये जरा देख के करना, ठीक है जी। अभी तक फॉरेन करेंसी पे पूछे गए सारे सवालों में से ये सबसे मुश्किल सवाल। अभी तक के पास पेपर्स में जितने दफा फॉरेन करेंसी पे सवाल आया है, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट वन, ठीक है जी। हमने इससे बहुत आगे चीजें देखी, ठीक है।
मैं कराऊं? सवाल की बात करो। अच्छा चलो जी, मैं करा रहा हूं उसको, यहां देख लें। मुझे बताओ सबसे पहले किस तारीख को आपने ये प्रॉपर्टी खरीदी है? सर 1 मई को। 1 मई को आपने 10% एडवांस दिया, ऐसा? ऑनलाइन वालों, मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है ऑनलाइन वालों? चलो, अब एक बात बताओ सर, मेरे पास 1 में आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट की, पता है कितने से? 2.6 मिलियन का 10% मल्टीप्लाई बाय 100 रुपए का डॉलर का रेट, कितना? 26। और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्यों डेबिट करेंगे भाई? क्या हो गया चाचा, नशे में हो गया जी? और फिर जी सर, फिर हमारे पास 1 मई के बाद किस दिन में प्रॉपर्टी रिसीव हुई? सर ये 1 मई के बाद 1 जुलाई पे, ठीक है जी। अच्छा 30 जून अगर हमारा रिपोर्टिंग डेट होता तो सर तब भी हम कुछ नहीं करते, क्योंकि हमारे पास बैलेंस शीट पे सिर्फ एडवांस मौजूद है। 1 जुलाई ना, 1 जुलाई को हमने क्या किया सर? फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, सर एडवांस क्रेडिट, एडवांस इज 26। फिर सर कैश आपने 2.6 मिलियन का 70% पे किया है, और आज का रेट है कितना? 105। कितना? 191.1, ऐसा। इसी तरह पेबल आ रहा है सर 2.6 मिलियन का एसेट, सर 20% मल्टीप्लाई बाय 105, कितना? ये 94 वाला कौन था? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कितनी है? 271 चलो फिर। अच्छा ऐसे ही अगर एक मैं आपसे सवाल पूछूं कि ये जो आपको प्रॉपर्टी पड़ी है, इसकी डॉलर टर्म से वैल्यू कितनी है? आप कहोगे जी ना 26 मिलियन यूएस डॉलर है आपके पास। अब बताओ, पता है आपको किस रेट से ही पड़ी है प्रॉपर्टी? ये मुझे कुछ 100 वाले रेट से पड़ी है, कुछ 105 वाले रेट से पड़ी है। तो जरा ऐसी रेट निकालो, एवरेज रेट क्या निकल रहा है? 271 को 2.6 से डिवाइड करो जरा। ये क्यों कर रहे हैं सर आप ऐसे? मैं वो बाद में देखूंगा कितना, 104 पक्का? ये पूरा 104.5 आ रहा है। चलो आ रहा होगा, हमें क्या भाई, हम तो मजदूर आदमी है जी। चलो जी, एक बच्चा है सर 104, फिर समझा दें। बेटा आपको ये 2.6 मिलियन डॉलर की प्रॉपर्टी पड़ी है, इसके लिए आपने टोटल जो है 271.7 से इसको डेबिट किया है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें एडवांस 100 रुपए वाला है और ये दोनों 105 वाले हैं। तो मैं ये देखना चाह रहा हूं कि मुझे प्रॉपर्टी की इफेक्टिव कॉस्ट क्या पड़ी है। सर मुझे 2.6 मिलियन डॉलर की प्रॉपर्टी 271.7 की पड़ी है, तो मैं क्या करूं? 271.7 को 2.6 से डिवाइड करो, देखो क्या निकल रहा है एवरेज रेट, 104.5। ऐसे ही निकाल लिया हमने, ऐसे ही दिल खुश करने के लिए। फिर 1 जुलाई के बाद कौन सी डेट आई?
1 अगस्त को हमने बाकी के पैसे दे दिए सर, पेबल डेबिट। खत्म करो ये कहानी। सर हमारे पास से कैश क्रेडिट हो गया, कितने से? सर हमने $2.6 मिलियन का 20% पे किया है। आज का रेट कितना? 108। अब एक एक्सचेंज लॉस आ गया, कितना? वेरी गुड सर, डन हो गया। एक्सचेंज लॉस हमने बुक कर लिया। अब एक बात बताओ सर, 1 सितंबर को हमने प्रॉपर्टी रेंट पे दे दी, ऐसा तो हमने एंट्री पास की होगी कैश डेबिट कितने से? $0.24 मिलियन मल्टीप्लाई बाय सीधा सीधा रेट कर कितना? 110 पक्का? 11 सितंबर को 110। नीचे आ जा भाई। फिर वेरी गुड। और अब ये साल के एंड पे एवरेज रेट से इसको हम कन्वर्ट करेंगे, ऐसा नहीं सर, कुछ भी नहीं करेंगे। अब बताओ साल के एंड पे 2 काम होंगे, 31 दिसंबर 2 काम होंगे। पहला काम रिवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। एक बात बताओ, कितने $1 मिलियन की ये तुम्हें पड़ी है? और $1 का एवरेज रेट आपको क्या पड़ा है? ये कितना हो गया टोटल? सर मुझे एक बात बताएं, एंड पे आपको $2.5 मिलियन रेट क्या आखिरी दिन 100? सही कह रहा है लड़का? क्या रहा? ये क्या है मेरा टोटल? मैं चाहता तो उसको बाइफरकेट कर सकता था, मैं चाहता तो इसमें से फेयर वैल्यू गेन निकाल सकता था। फिर यहाँ फेयर वैल्यू लॉस है कितने का? 0.1 मिलियन मल्टीप्लाई बाय लास्ट डे पे आया कितने का? 116। कितने का लॉस है? कितना? 11.6 का लॉस। और दूसरी तरफ चेंज गेन, हाँ जी, $2.6 मिलियन से किस रेट के? 104.5 के। अब ये $2.6 मिलियन हो चुके 116 के। चेक करो कितना आ रहा है योरी। कुछ ना कुछ आ रहा होगा ना मनुष्यों। 271.7, ये 301.6। नेट करो क्या आ रहा है? ये आ गया मेरे पास। कौन सा गेम? आप इन दोनों को नेट करें तो क्या ये एक्सप्लेन हो रहा है? अच्छा, आप एग्जाम में ये नीचे जो तीर निकाले ना आपने, ये नहीं निकाले, ठीक है? आप कहां तक रोक देंगे सवाल को? 18.3 तक पक्का? ये कर लोगे? मैं आपको अभी एक सवाल घर से करने के लिए दूंगा आइडेंटिकल, ताकि आप अपना हाथ घर जाके इसके ऊपर सेट कर सकें। अब बताएं मैं इसकी एंट्री क्या पास करूं? ये चीजें समझ आ रही नहीं आ रही तुम लोगों को? कितने से? और दोनों गेन मिला जुला के 18.3 बनते। डन। एक और काम सर, दूसरा काम क्या है सर? रेंटल इनकम थी कितनी टोटल? हाँ, ये थी टोटल 26.4। ये 12 महीने की है, हमें 4 महीने का रेंट चाहिए। कितना? एंट्री पास करें सर। कितने से? और कर लोगे मेरे प्यारे बच्चों? आईपी को 1 जुलाई को जो $US का रेट था उससे डेबिट क्यों नहीं किया? यार आफ्ताब भाई घर जाके चीजें नहीं देखता क्या भाई? कल पूरा कसीदा पड़ा था यार, पूरा कसीदा यहाँ लिख के दिया था, बताया भी था कि अल्लाह के वास्ते इसको मल्टीप्लाई मत करना, बैलेंसिंग फिगर लेते हैं हम पीपी की। पूरी डिस्कशन थी इसी चीज के ऊपर, हम खोती को वहीं ला के खड़ा कर देते हैं वापस। याद आ रहा है? कल की क्लास में हमने पढ़ा है कि हम हमेशा जो एसेट आ रहा होगा उसको किस रेट पे बुक करेंगे? बैलेंसिंग फिगर के ऊपर। डायरेक्ट। चलो मेरा बच्चा, बड़े हम आगे।
सर अगर हमें एवरेज लेना होता तो हम सितंबर टू दिसंबर वाला लेते हैं या पूरे साल का लेते हैं, इस पे कोई स्टैंडर्ड में गाइडेंस नहीं है। ठीक है, स्टैंडर्ड में इस पे कोई गाइडेंस नहीं है। ठीक है जी, उसूलन हमें लेना चाहिए सितंबर टू दिसंबर, क्योंकि उसी पीरियड की इनकम है। ठीक है जी, लेकिन एग्जाम में ऐसा कोई सवाल वो आपसे नहीं पूछेगा जिसके जवाब देने में वो ये कह सके ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। सब्जेक्टिव जवाब नहीं होगा एग्जाम में। ठीक है, कॉपी करना है किसी ने? बस है, बड़े हम आगे लास्ट वाला। बढ़ जाए। हैं? हाँ, बड़े ओवरहेड बच रहे हैं ना हमारे। हैं? ये देखो, इस बच्ची ने कहा ओवरहेड बचा लें सर। मेरे पास ओरिएंट का रिपोर्ट नहीं। हाँ मुझे पता है 45 तक क्लास। आप यकीन करें, आप लोग ऑनलाइन एक टाइम तक जब ऐसा हो जाएगा ना कि 95-98% ऑनलाइन चला जाएगा ना, फिर टीचर्स काम करेंगे क्वालिटी के ऊपर। अभी अगेन 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 एक ही चीज बार बार टीचर्स आगे पढ़ा रहे हैं, दे आर नॉट इन्वेंटिंग एनीथिंग। ठीक है जी, एक ही कोर्स हम आते हैं बार बार पढ़ा देते हैं, बार बार पढ़ाते हैं। अभी एक बीएफडी के बच्चे ने मुझे कहा सर ये जो आपने लेक्चर दिए हैं तो लास्ट अटेम्प्ट में भी यही थे, आपने कोई 20% लेक्चर बढ़ाए लेकिन जो बाकी 80% है वो तो लास्ट अटेम्प्ट के भी थे। मैंने कहा बेटा इस दफा रूल चेंज हो गया। ठीक है जी, इस दफा जो है वो जो बीएफडी में हम जैसे काम करते थे वैसे काम नहीं करेंगे भाई, प्रिंसिपल थोड़ी चेंज हो रहे हैं। जो पुराने लेक्चर है उनको कोई क्या फफूंदी लग गई है, हैं कीड़ा लग गया उनको, क्या हो गया उनको? मसला सारा ये कि एक एवरेज बच्चा आके डिक्टेट करता है पूरे सेटअप, वो कहता है नहीं मुझे बिठा के सामने बिठा के पढ़ाओ। मेरे हिसाब से तमाम टीचर्स को करना ये चाहिए कि जो टाइम फिजिकल क्लासेस में जा जाके लगा रहे हैं ना, उस पर अच्छा सेटअप ऑनलाइन का लगा के उसमें मजीद चीज़ें कराएं और चीज़ों को एक्सप्लेन करें, ट्यूटोरियल्स बनाएं, क्विजेज बनाएं। ठीक है जी, वीडियोग्राफ्स उस पर काम करें ताकि बच्चे के लिए समझना आसान हो जाए। लेकिन चूंकि आप भी मतलब टोटली पैदल हो और टीचर को भी भगाना वैसे ही चाह रहे हो, टीचर भी बार बार आके पढ़ा रहा है, मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने सिर्फ एक एक कोर्स ऐसा है जिसके मैंने ऑनलाइन लेक्चर्स लेके पढ़ा है, और वो मैंने सीएफए के लेक्चर्स लेके पढ़ा था। कमाल यार उनकी क्वालिटी होती। पूरा कोर्स पूरा का पूरा सीएफए लेवल 1 उन्होंने जो है वो समराइज किया हुआ था 80 आवर्स के अंदर। एक एक चीज एक्सप्लेन भी की हुई थी। आपको फर्दर पढ़ना है उनके पोर्टल पे फर्दर लेक्चर्स पढ़ेंगे एक टॉपिक को, लेकिन वो रिकमेंड करते हैं इतना पढ़ के आप पेपर निकाल लोगे, मजीद पढ़ना है फर्दर रीडिंग चाहिए। हमारे यहाँ थोड़ा सा वक्त लगेगा, इस कॉम में अभी बहुत चेंजेस आनी है। ठीक है ना, अल्लाह करे कि अब वो था एक एक वेबसाइट है, जाके अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, भाई बहन हैं, भाइयों के बच्चे हैं, एक वेबसाइट है कूबिट्स। सिंगापुर में 90% बच्चे घर में स्कूल पढ़ते हैं, वो स्कूल नहीं जाते हैं, वो कूबिट्स पे पढ़ते हैं। सिंगापुर तो बहुत दकियानूसी कौम है ना, मतलब पुरानी जमाने की कौम है, हम तरक्की याफ्ता कौम है, हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं। बड़े हम आगे
हैं? क्या करो? आप उनका तरस तो देखो, उन्होंने अपने बच्चों की स्कूलिंग ही खत्म कर दी। सिंगापुर में छोटे बच्चों के स्कूल खत्म होने पे, वो छोटे बच्चे पता किनके पढ़ते हैं? पाकिस्तानी और इंडियंस के। क्योंकि अभी जैसे हमारा एक बेटा है, अब वो इतनी मस्तियां करता है, इतनी शरारत करता है, और मेरी बेगम का एक लफ्ज, अभी थोड़े टाइम में स्कूल में डल जाएगा ना, सुकून हो जाएगा। मैंने कहा मतलब बच्चों को इसलिए स्कूल भेजते हो घर में सुकून हो जाए। तो बच्चों को सोशल एक्सपोजर नहीं मिलता, तो बच्चे जो है ना, वो बच्चों को जो उस पे ऑनलाइन पढ़ा रहे होते हैं ना, वो बंदर आगे पढ़ा रहे होते हैं, बनमानस आगे पढ़ा रहे होते हैं, सुअर आगे पढ़ा रहे होते हैं। टीचर ही तो पढ़ा रहे हैं, और कौन तो सोशल एक्सपोजर चाहिए है? यार नेटवर्किंग आप जाए वो फुटबॉल के ग्राउंड में बनाए, नेटवर्किंग जाए वो क्रिकेट के ग्राउंड में बनाए, उसको प्रॉपर खेलने का टाइम मिले। हमारे यहाँ सुबह बच्चा स्कूल जाता है, 1:30 बजे उसका स्कूल ऑफ होता है, 1:30 बजे आता है, तो फिर उसको 2 बजे मदरसे जाना है। खाना खाने के बाद कुत्ते बिल्लों की तरह भाग रहे हैं, मदरसे पहुंचे, 1 घंटा कुरान पढ़ा, बच्चा नींद में कुरान पढ़ रहा है। उसके बाद आया तो एक खौफनाक बाजी इंतजार कर रही है, हाँ ट्यूशन है हमारा, ठीक है जी। बच्चे ने ट्यूशन पढ़ा, 2 घंटे बच्चे ने ट्यूशन पढ़ा, 2 घंटे बाद आप बच्चे को कह रहे हो हाँ भी खेलता क्यों नहीं? वो कहे आप खेल लो पहले हमारे साथ, ठीक है। हाँ भाई 14 अगस्त को जो बाजे बजाते हैं तो चलो जी, हमने पूरा टाइम ऐसे ही किया। 1:30 बजे स्कूल ऑफ हुआ, भागते हुए पहुंचे हम, मैंने खाना जो है ना वो, हम पूरी जिंदगी चे बनते रहे, रोटी में वो डाल दिया खाना, ये लो बेटा रोल खाओ। क्यों? मस्जिद की देरी हो रही है, पहुंचो बेटा वहां, ये इनको मैं बताऊंगा। जैसे ही छोटा बच्चा था तो कारी साबन का इंतजार कर रहे होते थे। माफ करे यार। अच्छा सर, अब जरा बोर्ड में देखना, एक छोटी सी डिस्कशन हो, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और फिर उस पर पास कवर का क्वेश्चन सुनो। जेई वाले आ जाएंगे, बोर्ड पे देखना। जो कुछ मखसूस बच्चे होते हैं, जैसे हमारे अब्बा थे वो सफ़े अव्वल के नमाजी थे, तो वो हमसे भी एक्सपेक्ट करते थे कि हम भाई पहले पहले सब में जाके नमाज पढ़ें। तो हम मस्जिद में ना उस्ताद के खादिम होते थे। खादिम क्या है? लोगों के घरों से खाना जमा करके लाना उस्ताद के लिए। तो अब हम जा रहे हैं भाई, एक के घर से खाना, दूसरे के घर से खाना। अब जो मेहमान लोग हैं वो 3-4 डिश बनाते थे। अब गए, एक के घर से लिया, दूसरे के घर से लिया, किसी ने फ्रूट दिया, किसी ने खीर दी, पहले हमने बैठ के वो खाई, और फिर मौलाना साहब को खाना जाके दे दिया कि भाई आया। अब 1-1.5 महीने तक हम ये करते रहे। मौलाना साहब ने बुलाया, इधर यार, उस दिन खीर आई थी शायद साहब के घर से, वो कहा है? हमने कहा कौन सी खीर आई थी? हमने कहा शायद साहब कह रहे थे कि खीर भेजी थी, कैसी लगी आपको मौलाना साहब? हमने कहा कोई खीर नहीं भेजी। इतनी कुट खाई है हमने ना, मतलब मस्जिद में बैठ के भी हराम खाया, अल्लाह माफ करे। आजकल के बच्चों को ये एक्सपोजर मिलना भी नहीं चाहिए। आजकल के कारी साहब वैसे नहीं है जैसे हमारे जमाने। चलिए हाँ बाकी बता रहे। चले जी सर, एक बात बताएं सर, गौर से देखना सर, मेरे पास ना इन्वेंट्री है, हकीकत बात है यार सर। इन्वेंट्री में कह रहा हूं हमने परचेज की है इन लोकल करेंसी, या हमने परचेज की होगी इन फॉरेन करेंसी। अगर लोकल करेंसी में परचेज की है तो दो बातें हो सकती हैं, या आपने इसको बेचना है, टू बी सोल्ड इन लोकल करेंसी, टू बी सोल्ड इन फॉरेन करेंसी। सर यहां भी ऐसी हो सकता है कि आपके पास जो है वो फॉरेन करेंसी में परचेज किया, टू बी सोल्ड इन लोकल करेंसी, और टू बी सोल्ड इन। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, मैंने लिखा टू बी सोल्ड, ये नहीं लिखा सोल्ड, टू बी सोल्ड लिखा है। अब एक बात बताएं सर, मेरा एक सवाल है, इसमें से ये 4 ट्रांजैक्शन है,
ये 4 ट्रांजैक्शन है, इनमें से कौन सी ट्रांजैक्शन IAS 21 के ऑल टुगेदर एम्बिट से ही बाहर है? पहली वाली, परचेज भी लोकल करेंसी में की, बेचना भी लोकल करेंसी में, इसका IAS 21 से कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा सर, एक परचेज लोकल करेंसी में की तो आपने रिकॉर्ड कर लिया होगा नॉर्मली, बेचना किसमें, क्या इसमें IAS 21 इन्वॉल्व होगा? हाँ होगा सर। यहां पर सर परचेज फॉरेन करेंसी में की, सर IAS 21 इन्वॉल्व होगा, पेबल में भी इन्वॉल्व होगा। बेचना लोकल करेंसी में, हाँ ऊपर इन्वॉल्व हो चुका है IAS 21, ठीक है, तो उसका मतलब है इस ट्रांजैक्शन में भी IAS 21 इन्वॉल्व है। एक ट्रांजैक्शन ऐसे जिसमें IAS 21 इन्वॉल्व ही नहीं, वो कौन सी? इसका मतलब है मुझे आगे के 3 केसेस देखने, ऐसा मुझे क्या करना है, आगे के 3 केसेस देखने, एक एक करके मैं तीनों को देख रहा हूं, मैं उसको नाम दे रहा हूं केस ए, केस बी और केस सी। ऐसा तीनों पे एक एक सवाल हम देखते हैं कि अगर ये सिनेरियो तो IAS 21 की इन्वॉल्वमेंट कहां पर है, सेकंड सिनेरियो तो IAS 21 की इन्वॉल्वमेंट कहां पर है। जो सिखा रहा हूं, समझा रहा हूं सर, इस पे सीए फाइनल के क्वेश्चंस बने हुए हैं। अभी तक मैंने आपको जितना पढ़ाया इससे आप आराम से अपने कैफ का लेवल कवर कर सकते हैं, जो अब तक पूछा गया। लास्ट अटेम्प्ट में एग्जामिनर ने एक अच्छा सवाल पूछा, लास्ट अटेम्प्ट या लास्ट से लास्ट अटेम्प्ट में, पास पेपर में देख रहा, अच्छा लॉजिकल सवाल उसने पूछा। दिस मींस कि एग्जामिनर इस स्टैंडर्ड को अभी एक्सप्लोर कर रहा है। तो मैं आपको एटलीस्ट जो पेपर अभी तक आए उससे 2 लेवल ऊपर जरूर पढ़ाऊंगा, ठीक है जी। पास पेपर तक पढ़ना है, यूट्यूब पे भी लेक्चर मौजूद है। इतने लेक्चर यूट्यूब पे टीचर्स के पढ़े हुए मैं हैरान हो गया हैं, ऐसे लगता खुद फैलाया उन्होंने सबके। पता नहीं हराम के चीजों से पढ़ के पास होता है बंदा या नहीं होता। अब मैं आपका दिल नहीं खराब कर रहा, लेकिन बात ऐसे ही भर देंगे। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं हम। फिर बच्चों बोर्ड पे देखना, चलो जी। ये कह रहे जनाब जमाल लिमिटेड परचेज इन्वेंट्री वर्थ $6,000 परचेज इन फॉरेन करेंसी, ऐसा द पेमेंट फॉर परचेजेस वाज सेटल्ड ऑन 28 Feb। इसका मतलब पेबल आया होगा, पेबल मॉनेटरी आइटम है, मॉनेटरी आइटम को रीमेजर किया होगा हमने। फिर ऑन 31 मार्च क्वार्टर एंड रिपोर्टिंग डेट, इसका मतलब यहाँ रिपोर्टिंग डेट कब है, हर क्वार्टर के एंड, ठीक है जी। इन्वेंट्री वाज टेस्टेड फॉर इम्पेयरमेंट। अब बताओ सर, जब आप इम्पेयरमेंट की टेस्टिंग करोगे तो इम्पेयरमेंट की टेस्टिंग कैसे होती है, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी किस करेंसी में डिटरमाइन होती है। वेरी गुड सर, जिस करेंसी में इन्वेंट्री बेची जाएगी उस करेंसी में एनआरवी डिटरमाइन करनी है। खरीदी किस करेंसी में, अब अगर आप इसको लोकल करेंसी में बेचोगे तो एनआरवी भी किस में डिटरमाइन करो, लोकल करेंसी में। अगर आप इसको पाकिस्तान से बाहर बेचना है तो एनआरवी भी किस में डिटरमाइन होगी। अब नीचे क्या लिखा है, The inventory will be sold in Pakistan and NRV is 460,000। क्यों सर एनआरवी पीकेआर में क्यों डिटरमाइन हुई है, क्योंकि बेचना पाकिस्तान में। सर एनआरवी यूएस की ब्रांच हमें बेच के देगी, बाहर बेच के देगी, तो सर एनआरवी किस में डिटरमाइन हुई है, यूएस डॉलर्स में। ऐसा अब आओ जरा सर इस प्रॉपर केस के दोनों जो सब केसेस हैं उसको रिकॉर्ड करना सीखे सर। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, मैंने एंट्री पास की होगी कब, 1 जनवरी को। क्या एंट्री पास की होगी, इन्वेंट्री डेबिट कितने से, 6000 इंटू 80 और कितने से, चरसी टेबल 80, ऐसा रिकॉर्ड हो गया। फिर क्या हुआ सर, हमारे पास हमने पे कब किया, 28 Feb को, तो पेबल डेबिट 80 और कैश सर हमारे पास 6000 इंटू कितना 516, इसका मतलब एक्सचेंज लॉस हुआ होगा कितना, पक्का 28 Feb के बाद सर
31 मार्च आया। अब 31 मार्च में मेरे पास दो केसेस हैं सर। केस ए, लोकल सेल्स, अगर मुझे उसको लोकली बेचना है तो बताओ एनआरवी क्या होगी? एनआरवी पी के आर में कितने की? 460। इन्वेंट्री कितने पे? कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट 480 है ना भाई। क्या ये इन्वेंट्री इंपेयर्ड है? क्या ये इन्वेंट्री इंपेयर्ड है? लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी 460 की एनआरवी है, 480 की कॉस्ट है, हमने 480 पे रिकॉर्ड किया हुआ है। क्या इसको एनआरवी पे ले आए? कितने का लॉस बुक करें? इस लॉस को क्या नाम दूं? एनआरवी लॉस या इंपेयरमेंट लॉस, ऐसा। अब बताओ मैं एंट्री क्या पास करूं? एनआरवी लॉस डेबिट। कितने से? 20,000। और इन्वेंट्री ग्रेड कितने से? इसी तरह अगर आपने ये इन्वेंट्री बेचनी होती कहां पर? फॉरेन सेल्स। फॉरेन सेल में मेरे बच्चों मुझे एक बात बताओ, एनआरवी किस में डिटरमिन होगी? यूएस डॉलर्स में। कितने यूएस डॉलर्स? 5400। अब देखो आपने खरीदी कितने की थी इन्वेंट्री? $6,000 की, जबकि यहाँ क्या नजर आ रहा है? $5400 हो गई है। तो एनआरवी अपेरेंटली क्या हुई है? लेकिन हम ऐसे रिकॉर्ड थोड़ी करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किस रेट से? साल के क्वार्टर के आखिरी दिन के रेट से। क्यों? मैं कह रहा हूं भैया जब मैं बेचने जाऊंगा कितने की बिकेगी? 89 की। क्या आ रही है? 480। अब बताओ कॉस्ट कितनी है सर हमारे पास? क्या ये इन्वेंट्री इंपेयर्ड है? तो सर कोई एंट्री पास नहीं होगी, ऐसा। अब बताएं सर, एनआरवी पाकिस्तानी करेंसी में डिटरमिन होनी चाहिए या फॉरेन करेंसी में? डिटरमिन हो, या आपने डिटरमिन करना है कि वो बिकेगी कहां पर। अगर वो पाकिस्तान में बिकेगी तो पीकेआर में आपने लेके चलना है, एनआरवी डिटरमिन करनी है। और सर जबकि अगर आपने उसको बाहर बेचना है तो एनआरवी किसमें डिटरमिन होगी? और कौन सा रेट इस्तेमाल होगा? साल का आखिरी दिन का रेट, ऐसा है सर। ये एग्जांपल कॉपी करें सर, शाबाश। हो गया? बी पार्ट में हमने ये इन्वेंट्री बेचनी है पाकिस्तान से बाहर, और अब अगर बेचने जाएंगे तो कितने की बिकेगी? $5,400। डॉलर का रेट क्या है एंड का? 89। तो सर हमने एनआरवी डिटरमिन की पहले फॉरेन करेंसी में, देन उसको हमने लोकल करेंसी में देखा कि कितनी बन रही है। और लोकल करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए रेट कौन सा लेना चाहिए? पहले दिन वाला या आखिरी दिन वाला? आखिरी दिन वाला सर। तू खत्म बिल्कुल चुप करके बैठ। पूरा कोर्स मेरे सर पे बेटा। आज मैं 12:10 पर क्लास में हूँ, 12:15 की क्लास में। क्या कह रहा हूँ? ये काम अच्छा करता है। You're doing a good job. नो एंट्री फिर समझा दें भाई, इन्वेंट्री इंपेयर्ड नहीं है तो इंपेयरमेंट की कोई एंट्री पास नहीं होगी। एनआरवी कितनी है? 480 600। कॉस्ट कितनी है? 480। तो हमने इन्वेंट्री को कैरी किया हुआ है किस पे मेरे बच्चों? कॉस्ट पे कैरी किया हुआ है, ठीक है। हमने एनआरवी पे लाने की कोई जरूरत नहीं है। पक्का? बैक क्लियर हो गया बेटा? चलो जी एक स्टेप आगे बढ़े। अगर मैं इन्वेंट्री की जगह पीपी रख देता तो फिर क्या करता? पीपी में क्या टेस्ट होता है? इम्पेयरमेंट टेस्ट। तो बताओ जिस कंट्री में उसका सामान बिकेगा वैल्यू इन यूज उस करेंसी में डिटरमिन होगी, ऐसा। सर अगर पेबल ईयर एंड पे सेटल हो जाए तो पहले रिमेजर हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात।
रीमेजर करोगे, कैश क्रेडिट करके बैलेंस शीट पे कर ले लेना, रीमेजर करने की जरूरत ही नहीं है। मुझे बता किन पेबल्स को रीमेजर करते हो जो साल के एंड पे अनपेड रह जाए। जी बढ़े। एक सवाल आपको दे रहा हूं समझा के, वो आपका होम वर्क है, वर्क। सर ये पीडीएफ शेयर कर दीजिएगा। नहीं यार ये सीक्रेट है हमारा। बिल्कुल कर देता हूँ यार, कोई टेंशन नहीं है। चाहिए किसी बच्चे को, ठीक है कर देता हूँ बेटा। हाँ लेकिन इसको पहले पढ़ेंगे हम यही। चले जी, एक शॉकिंग पिंक कलर के उससे हम लेके चलते हैं। चलिए जनाब, शरद कुमार लिमिटेड परचेज इन्वेंटरी कॉस्टिंग 2 लाख, किस करेंसी में परचेज हुई है? लोकल करेंसी में। ऐसा फिर सर वो कह रहे हैं हमने इसकी पेमेंट की 31 अगस्त को, तो ये रीमेजर होगा? भाई लोकल करेंसी में खरीद तो रीमेजर क्यों होगा? आपने सर मोहल्ले की दुकान से साबुन खरीद लिया 200 रुपए में, कल डॉलर का रेट बढ़ गया तो साबुन के पैसे ज्यादा दे गया होगा? नहीं ना। लोकल करेंसी में चीज खरीद तो रीमेजर करने की कोई जरूरत नहीं। फिर 30 सितंबर रिपोर्टिंग डेट है। एनआरबी एस्टिमेट्स ये कि $2800 या 2,05,000 रुपए। अब सर आप घर जाके इसको देखेंगे। मुझे बताओ इसमें सिर्फ एक अच्छी बात यह कि आपको अपनी पेबल जो डे वन पे बुक करोगे उसको रीमेजर करने की जरूरत नहीं। ऐसा है सर, बस हम यहीं तक रखते हैं। अपनी क्लास में जल्दी ऑफ कर रहा हूँ 5 मिनट, आप ताकि अयाशी करें। बोलो बोलो बोलो। हैंडआउट भी शेयर कर देता हूँ मैं ग्रुप में, वो मैं दे देता हूँ, बिल्कुल दे देता हूँ। शाम में दूंगा जब मेरी ऑडिट की क्लास खत्म हो जाएगी उसके बाद।